बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो आपसे एक सवाल बना था पिछली बार यहां से कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, इसी में से सवाल बना था जो आपका आंसर है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। तो आप याद रखना कि भारत में एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसको कांडला के नाम से जानते हैं, और यही कांडला बंदरगाह आपके गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा? गुजरात में पड़ता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत में अगर बंदरगाहों की बात करें तो सभी छोटे बड़े बंदरगाह को मिला लिया जाए तो लगभग 190 बंदरगाह, छोटे बड़े, लेकिन अगर ऐसे बंदरगाह जिनसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है 13 है ना। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि भैया गुजरात में कौन सा है, तो कांडला का जो बंदरगाह है गुजरात में। अगर पोत की संख्या के आधार पर, जहाजों की संख्या के आधार पर सबसे बड़े बंदरगाह की बात करेंगे तो वो मुंबई में है। और अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात करेंगे कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आप याद रखिएगा सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम का है। कहां का है? विशाखापट्टनम। तो पूछा जा चुका है, पिछली बार बना कि भारत का इनमें से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि ज्वारीय बंदरगाह कांडला का है। और सवाल बनाता एक और यहां से, हालांकि पिछली बार नहीं, एसएससी के एग्जाम में, कि भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी या दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम हिंद महासागर में तूतीकोरन है ना। तो तूतीकोरन आप याद रखिएगा, तूतीकोरन तमिलनाडु में पड़ता है। कहते हैं कि चेन्नई बंदरगाह पर जब दबाव बहुत बढ़ गया, जहाज वहां पर वेटिंग लिस्ट में जाने लगे, तब तूतीकोरन बंदरगाह की स्थापना की गई। अगले सवाल पर आ जाता हूं। अगला कह रहा है प्रोडुनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल आयोजन से संबंधित है। प्रोडुनोवा क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है, आपसे पूछ रहा है बेटा कि प्रोडुनोवा किस महिला खेल से संबंधित है। बहुत बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने है, अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रोडुनोवा किससे संबंधित है बेटा। प्रोडुनोवा किस खेल से संबंधित है? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, है ना। प्रोडुनोवा चलिएगा। प्रोडुनोवा प्रोडुनोवा की यदि बात करें हम लोग तो इसे मौत की तिजोरी कहा जाता है बेटा। इसे क्या कहा जाता है? मौत की तिजोरी कहा जाता है ना। मौत की तिजोरी, क्योंकि होता क्या है कि जिसमें जैसे ही बैल होती है, खिलाड़ी हवा में उछलता है और हवा में उछलने के बाद उसे हवा में 2 बार कलाबाजी करके जमीन पर सीधे आना होता है। कई बार खिलाड़ी सर के बल नीचे आते हैं और मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये बड़ा डेयर वाला खिलाड़ी है। भारत में अब तक 5 महिला खिलाड़ी हुई हैं जो इस खेल से संबंधित हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस खेल को अंजाम दिया है। उनमें से दीपा कर्माकर का आपने नाम सुना होगा। तो प्रोडू नोवा जो आपका है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। किससे? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, फिर आप कहोगे कि सर गलत हो गया। किससे है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो इसे मौत की तिजोरी भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखना, क्योंकि इसमें खिलाड़ी सर के बल भी कभी कभी जमीन पर आ जाता है ना। हवा में उछल के 2 बार उछल के जब सर नीचे लगेगा जमीन पे तो क्या ही होगा इंसान का। अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं। अगला है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में जी का आरटीजीएस में क्या, आरटीजीएस का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं कि आरटीजीएस, आईएमपीएस, है ना, नेफ्ट, ये सब जो फंड ट्रांसफर से संबंधित हैं। तो आपका आरटीजीएस का मतलब होता है, आप लोग बताइएगा आरटीजीएस में जी का क्या मतलब है फटाफट से। आरटीजीएस में जी का क्या मतलब है? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे। आरटीजीएस में जी का क्या मतलब है? तो आप सबको बता देता हूं कि आरटीजीएस, आर मतलब रियल होता है, टी मतलब टाइम होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब इसका है कि जब आप पैसे भेजते हैं तो आपका जल्दी से जल्दी वो पैसा दूसरे अकाउंट में सेट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। आरटीजीएस। आप कहोगे सर अब तो हमारे पास यूपीआई है, आरटीजीएस का क्या मतलब है? हाँ, ये तो कह सकते हो कि बेटा जब से यूपीआई आई है तब से आरटीजीएस, नेफ्ट जैसे चीजों का महत्व कम हो गया है। जब आप ऐसे सोचिएगा कि जब यूपीआई नहीं होती थी तब
तब आरटीजीएस जैसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि इसमें शीघ्र पैसा आप जमा करके किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका क्या होता है, आरटीजीएस होता है। ये ऑफलाइन भी हो जाता है और ऑनलाइन भी हो जाता है ना, ऑनलाइन भी हो जाता है। जब से यूपीआई आई है सब लोग भूल गए नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी का मतलब है यहाँ पर ग्रॉस। अगले सवाल पर आ जाते हैं। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है, भूटान का है या फिर भारत का है? तो आपने बताना है पारो किस देश का। तो आपको बता देता हूं कि पारो भूटान का है। कहां पर है? भूटान में एक शहर है जिसको हम पारो कहते हैं। और आप याद रखना कि पारो एक बड़ा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और एक और बात याद रखना, पारो में भूटान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भूटान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय, अर्थात उसकी राजधानी थिम्पू में भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, है ना। तो क्या हो जाएगा, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कहां पर है? पारू में है, भूटान का। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? भूटान। भूटान की अगर राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। और इनकी मुद्रा की अगर बात करें तो न्यूट्रम इनकी मुद्रा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक चलेगा। यहाँ पर ज्यादातर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे भूटान की, तो भूटान की मतलब जो सुरक्षा आदि है वो भारत की जिम्मेदारी है। भारत इसकी रक्षा करता है। आपने देखा होगा। हाँ सर, ये 4 बार मैंने गलत किया है क्वेश्चन, 4 बार तुमने गलत किया है, चौथी बार तो सही हो जाना चाहिए था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूटान। अगले सवाल पर आ जाता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? अर्थात भरतनाट्यम से कौन सा जुड़ा है? आप सब जानते हैं कि भारत में जो भरतनाट्यम है वो भरतनाट्यम क्या है बेटा? भरतनाट्यम को आप सभी साथी याद रखना कि ये एक शास्त्रीय नृत्य है, अर्थात क्लासिकल डांस है। कौन से राज्य का है? तो आपको मैं बता देता हूं कि भारत का जो तमिलनाडु है, क्या है? भारत का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम है। ये भारत के प्राचीन नृत्यों में से एक है, प्राचीन नृत्यों में से एक है। और ये हम लोग कहते हैं कि ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जो इस नृत्य को सीखता है, आमतौर पर पुराने समय में जो भगवान के भक्त हुआ करते थे, वो उनकी जो भक्ति के समय भाव भंगिमा होती थी, भक्ति में जब वो झूमते थे तो वहां से भरतनाट्यम का विकास हुआ। तो भक्ति की पराकाष्ठा मतलब भरतनाट्यम हो गया, है ना। तो आपका क्या करना है कि भरतनाट्यम से कौन सा है? तिलाना है। भरतनाट्यम की समाप्ति को तिलाना कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा, है ना, भरतनाट्यम की जो समाप्ति होती है भाइयों, उसको तिलाना कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलाना। तमिलनाडु की अगर बात करूं तो यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में, वो सीएम है आपके एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को आप लोग कॉपी पर कहीं लिख के रख लो, क्योंकि सवाल बेटा यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाता हूं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक हैं? इनमें से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक हैं? सलमान रुश्दी हैं, और टॉम ऑल्टर हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, नासिर हुसैन हैं। तो द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्गेस्ट रेस का मतलब होता है सबसे लंबी दौड़, सबसे लंबी रेस। तो आपको बताना है बेटा कि द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, टॉम ऑल्टर, रस्किन बॉन्ड, नासिर हुसैन। टॉम ऑल्टर की अगर बात करें तो ये एक अंग्रेजी के लेखक हैं। इनमें से ज्यादातर अंग्रेजी के ही हैं। अंग्रेजी के लेखक हैं जिनका नाम है टॉम ऑल्टर, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द लॉन्गेस्ट रेस। अर्थात क्यों द लॉन्गेस्ट रेस? इसलिए क्योंकि इसमें 50 सालों की कहानी है व्यक्ति की, है ना, 50 वर्षों की। तो एक लंबी कहानी इसमें बताई गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉम ऑल्टर। अगले सवाल पर आ जाता हूं। एक और बड़ा अजीब सा सवाल है। ओटम थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओटम थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? है ना, ये लोक नृत्य हैं और बड़ा फेमस है। यहां से सवाल पूछा जा चुका है, आपको आंसर करना है बेटा। ओटम थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। एम.के. स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के भाई साहब? एम.के. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं आपके
तमिलनाडु के। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अब इस सवाल का आंसर आप लोग कर दीजिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों से ओटम थुल्लाल, ओटम थुल्लाल को कहते हैं गरीबों की कथकली। इसका हिंदी अनुवाद अगर आप लोग करोगे, मलयालम में है ये नाम, तो हिंदी में इसका नाम निकल कर आएगा गरीबों की कथकली, है ना, गरीबों की कथकली। अब पता नहीं ऐसा नाम इन्होंने इसको क्यों रखा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कथकली से मैच खाता है। अब कथकली क्या है कि कथकली जैसे नृत्य जो हैं वो तो प्रोफेशनल हो गई, अब उसको सीखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे हम और आप हैं, अब हम और आप ज्यादातर उत्तर प्रदेश या इसके आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध होता है कथक, हमारा शास्त्रीय नृत्य बेटा कथक। अब हमें कथक सिखाने वाला कोई गांव में नहीं मिलेगा, उसके लिए एक अच्छे खासे कोच से हमें बात करनी पड़ेगी, और कोच से जब आप पूछोगे तो वो कहेगा 50,000 रुपए में आपको कथक सिखाएंगे, क्योंकि वो क्लासिकल डांस है, उसे सीखने में समय लगेगा। अब हमारे आपके जैसे गरीबों के पास 50,000 रुपए कहाँ रखे हैं, हमारे पास तो 499 हो पाते हैं, तब हम पढ़ाई कर पाते हैं, वो भी मुश्किल से हो पाते हैं। 50,000 रुपए कहाँ रखे हैं? या फिर हम अब आज के समय पर तो कथक की डिग्री मिलती है, उत्तर प्रदेश में तो 4 संस्थान है जो कथक में ग्रेजुएशन कराते हैं, तो ये तो अमीरों के काम हो गए, अब हमारे जैसे गरीबों के काम तो है नहीं कथक, है ना। तो वैसे ही कथकली अमीरों की हो गई, अब उसको सीखने के लिए आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इसके लिए गरीबों की एक कथकली होती है जिसको ओटम थुल्लाल कहते हैं। और उसी प्रकार से एक छोटा सा और नृत्य होता है, इसे कूडियाट्टम कहते हैं, और ये दोनों ही आपके केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के हैं। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसे हम मोहिनी अट्टम कहते हैं और कथकली कहते हैं ना। तो कथकली यहाँ का क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम भी यहाँ का, मोहिनी अट्टम भी आपका यहाँ पर क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के रूप से संबंधित है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आप लोग आंसर कर देंगे, केरल आपका सही आंसर हो जाए। कह रहा है सर कथक कैसे सीखा जा सकता है? अब मैं वही तो आप लोगों से कह रहा हूँ कि कथक के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, लेकिन हमारे गांव के जो नृत्य होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नागिन डांस होता है, उसके लिए कोई पैसा खर्च करना है आपको? कोई नहीं खर्च करना। तुम्हें भी आता है, वो सबको आता है, फ्री में सब सीख जाते हैं, बिना तैयारी करे सीख जाते हैं। चलो नागिन डांस तो मजाक हुआ, लेकिन इसके बाद जो हमारे लोक डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, उनके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, मैं ऐसे ही सीख जाते हैं उनको एक दूसरे को देख के, क्योंकि हर कोई जानता है उनको। तो भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? यहां पर मैं 2021 की बात कर रहा हूं, 2022 का मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। 2022 का मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग बताइए 2021 के अनुसार कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। 2021 में भारतीय फिल्म फेयर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं, इसका अवार्ड किसको मिला? देखो 2021 में अगर बात करूं तो 2021 में सब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो आप याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था थप्पड़ को। किसको मिला था? थप्पड़ को। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला बेटा? तो ओम राउत को। पिछले साल 2021 में अगर बात करें तो ओम राउत को यह पुरस्कार मिला। लेकिन अब आ जाते हैं हम लोग, ये 66वें थे, कौन से नंबर के थे? 66वें थे। अब हम आ जाते हैं कि क्या 67वें भी हो चुके हैं? तो आप लोग याद रखना कि 67वें का जो 67th है, इनका आयोजन भी हो चुका है, और 67th का आयोजन 30 अगस्त 2022 को, है ना। आप लोग याद रखेंगे 30 अगस्त 2022 को, 30 अगस्त 2022 को 67th का आयोजन हो चुका है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके अनुसार अगर मैं बात करूं कि इसके अनुसार बेस्ट फिल्म, सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है, ये सवाल बन सकता है यहां से, या तो 21 से बनेगा या 22 से बनेगा, 22 से ज्यादा चांस है। तो 22 वाला जो है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहां पर कौन सी है भाइयों? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है यहां पर शेरशाह। कौन सी है? शेरशाह, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की है ना। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कौन इस फिल्म के? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें भाइयों तो वो हैं आपके रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, और ये मिला है उनकी 83 मूवी के लिए, 83 मूवी के लिए, है ना, 83 मूवी के लिए। इस बात को आप लोग याद रखो। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड यहां पर मिला है किसको? कृति सेनन को।
किसको मिला है बेटा? कृति सेनन को। इस बात को भी आप सभी साथी यहाँ पर याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? तो विष्णुवर्धन को। किसको मिला है भैया? विष्णुवर्धन को। तो बेस्ट डायरेक्टर के अगर अवार्ड की बात करें 2022 में, देखो 21 में तो आपके कौन हो जाएंगे? ओम राउत। 21 में ओम राउत। 22 में कौन है बेस्ट डायरेक्टर? तो 22 में जो बेस्ट डायरेक्टर है वो विष्णुवर्धन है। कौन है? विष्णुवर्धन है। आप लोग लिख लेंगे कॉपी पर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपका बनेगा क्योंकि बनता आया है सवाल। कृति सेनन, हाँ मिमी के लिए बिल्कुल। शेरशाह बेस्ट फिल्म, बिल्कुल सही। बेस्ट एक्टर क्रिटिक विकी